तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसमें जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ये टेबल। ये कुछ कार्बन जब किसी दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके कुछ कंपाउंड्स बनाता है, उन सब कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कार्बन कंपाउंड्स। तो जैसे कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, अब इनका अगर आप बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट देखो, सबसे पहले एसिटिक एसिड, तो 290 जो है केल्विन और 391 क्या है बॉइलिंग पॉइंट इसका इन केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस में ये और कम आके निकल जाएगा। जैसे ये 290 केल्विन में से हम क्या माइनस करेंगे? अगर हम माइनस करेंगे 273.15, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो किस में आएगा? डिग्रीज़ में। तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना है? 16.85 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाता है। उसी तरीके से 391, तो 391 जो केल्विन है उसको भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे, बस हमें माइनस करना है 273.15 से, तो ये 117.85 डिग्री सेंटीग्रेड निकल जाएगा। तो ये बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट जो है ये माना जाता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। तो आप अब ये कह सकते हो कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो दोनों क्या हैं? लो हैं। अब लो होने की क्या रीज़न है? क्योंकि ये जो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो वो बॉन्ड जो होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, मतलब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? बहुत कमज़ोर होगी। इसलिए जब हम हीट करते हैं तो ये आसानी से एक दूसरे को छोड़ के दूर दूर चले जाते हैं। जैसे अगर ये पास हैं तो जो ही हम इनको हीट देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये छोड़ के दूर दूर आसानी से चले जाएंगे, उतनी स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है, ठीक है। मगर जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, उनमें क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होता है? हाई होता है। और साथ में इनका लो बॉइलिंग पॉइंट है और लो मेल्टिंग पॉइंट है, साथ में ये पूर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं। क्योंकि ये कोई आयंस इनसे नहीं बनते। जब हम क्या करते हैं, इन कंपाउंड्स को हम डिज़ोल्व करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये जो है आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, तो दैट इज़ वाई ये पूर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं। अब हमने ये देखा कि रिएक्टिविटी जो एलिमेंट्स की होती है वो कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि हर जो एटम है वो क्या चाहता है? वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास आना चाहता है। हर एटम या हर मॉलिक्यूल क्या चाहता है कि वो जो उसके नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर ले? हासिल कर ले। जैसे अब मैं समझाता हूँ। सबसे पहली जो हमारे पास नोबल गैस है उसको क्या कहते हैं? हीलियम, ठीक है। तो ये एक नोबल गैस है और इसमें जो हीलियम होता है, हीलियम में अंदर हमारे पास क्या हो गया? हीलियम एटम में अंदर हमारे पास न्यूक्लियस हो गया और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 आउटरमोस्ट शेल में। और अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अंदर 2 प्रोटॉन है, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है और बाहर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो है चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बैलेंस। तो ये वाली हमारे पास क्या है? नोबल गैस। ये नोबल गैस किसके पास आती है? ये आती है हमारे पास हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन का जो हमारे पास है, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब जबकि हमारे पास जो उसकी नियरेस्ट नोबल गैस है उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में? 2। तो ये हाइड्रोजन भी कोशिश करेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए ताकि मैं हाइड्रोजन से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लूँ? नोबल गैस की, जो कि हीलियम है। तो ऐसे ही हर एटम जो है अपने पास वाली नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की कोशिश करता है। जैसे हाइड्रोजन जो है वो अपने पास की हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करेगा, उसी तरीके से अगर कोई और एटम होगा जैसे कार्बन हो गया या कोई और हो गया तो वो अपने पास की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करेगा। शॉर्ट में आप ये समझो कि सबसे एक हाइड्रोजन ही है जो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो भी एटम होगा वो अपने आउटरमोस्ट शेल में, जैसे हमारे पास ये एक एटम है, सबसे अंदर न्यूक्लियस, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर ऑर्बिट्स में, शेल्स में घूमते हैं, ठीक है। तो सबसे जो आउटरमोस्ट वाला शेल है उसमें 8 से ऊपर जो है आप इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते, ठीक है। तो जो भी आउटरमोस्ट शेल है उसमें हर एटम की ये कोशिश रहती है कि वो 8 एटम्स को
बनाए, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं, सिर्फ 2 ही एटम होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अब अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, वो कैसे बनता है, अगर उसको हम रिप्रेजेंट करें, उसकी डायग्राम हम बनाएं तो वो ऐसे बनेगी। देखो हाइड्रोजन के पास मैंने क्या कहा कि आउटरमोस्ट शेल में कितना होता है, आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो क्या चाहता है, एक और चाहता है। तो अब वो एक और कहाँ से आएगा, खुद से तो पैदा होगा ही नहीं, उसको कोई दूसरा हाइड्रोजन देगा या फिर कोई दूसरा एटम देगा। तो मान लो ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, सिर्फ एक एटम है। तो एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या मार्किंग यूज़ की, क्रॉस। और दूसरी तरफ ये मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, क्रॉस। अगर सेम एटम है तो मैं सेम सिंबल यूज़ करूँगा, अगर डिफरेंट है तो मैं डिफरेंट सिंबल भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए क्या किया, क्रॉस। अब जब ये दोनों, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तब इस हाइड्रोजन के पास भी अगर आप देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये भी अपने साथ काउंट करेगा और ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ काउंट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, बांट लेंगे। यही डिफरेंस होता है आयनिक बॉन्ड्स और नॉर्मल जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। देखो एक डिफरेंस यहाँ पे समझ लो, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक कोई भी एक्स हमारे पास एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और कोई दूसरा हमारे पास है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा उठ के दूसरे के पास चला जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के यहाँ चला जाएगा और पिछले वाले के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा, वो सारे का सारा इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, दूसरे के पास। जैसे मान लो कि मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो मैं आपको दे देता हूँ मोबाइल, तो अब मेरे पास मोबाइल नहीं रहा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन आपके पास चला गया। तो आयनिक कंपाउंड ऐसे बनता है, वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, एक एटम दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं। मान लो वही मोबाइल है, मगर होगा क्या कि एक इंसान भी इसको पकड़ेगा और दूसरा इंसान भी इसको पकड़ेगा। ना तो फ़ोन वो टोटल आपके पास होगा, ना मेरे पास होगा। मैंने यहाँ से फ़ोन को पकड़ के रखा हुआ है, आपने वहाँ से फ़ोन को पकड़ के रखा हुआ है। आप भी कह रहे हो ये फ़ोन मेरा है, मैं भी कह रहा हूँ ये फ़ोन मेरा है। तो ये क्या है, शेयरिंग हो रही है, उस इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग। तो कोवलेंट कंपाउंड्स जो भी बनते हैं उसमें क्या होती है, शेयरिंग होती है। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें क्या होती है, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। तो अब अगर कोई पूछे कि आयनिक कंपाउंड में क्या फ़र्क है, तो आप कहोगे कि आयनिक कंपाउंड जो है एक इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे एटम या मॉलिक्यूल की तरफ, बट इन कोवलेंट कंपाउंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। ना एक दूसरे को देता, ना दूसरा दूसरे को देता, सिर्फ वो क्या करते हैं, दोनों क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो ये हमने समझा किसका स्ट्रक्चर बनाना, हाइड्रोजन का। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा हम और समझते हैं, फिर आपको ये जो चीज़ें हैं, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन वगैरह और अच्छे से भी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में अगर आपको पता हो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो वही हम शो कर देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर ये है, मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम की कोशिश क्या होती है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने हों, 8 हों। तो अब इसके पास 6 ऑलरेडी हैं, तो 8 बनाने के लिए कितने की कमी है, सिर्फ 2 की। तो 6 में से अगर 2 इसको मिल जाते हैं तो ये कितना बना देगा, 8। और अब ये 6 में से 8 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने पड़ेंगे। टोटली ले लेगा तो आयनिक कंपाउंड बना देगा, अगर शेयर करके लेगा तो कौन सा कंपाउंड बना देगा, कोवलेंट कंपाउंड। तो अब क्या करेगा, एक दूसरा ऑक्सीजन होगा, उसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 6। तो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 2 ऊपर 2 सामने 2 नीचे। ठीक है, तो अब इसको भी चाहिए 8, उसको भी चाहिए 8। तो कैसे होगा, ये वाला जो है ये इन दो को भी क्या मान लेगा, अपना मान लेगा। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे, ऐसा सर्कल ड्रा करेंगे जो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रखे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसी तरीके से दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी हमने एक ऐसा सर्कल ड्रा करना है जो अपने अंदर क्या रखे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे। तो अब इसके गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, O2 का। O2 मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का। अब देखो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए हैं, 2 ऊपर 2
नीचे। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का जोड़ा बनता है उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। तो ये वाली जो बॉन्ड बनेगी 2 पेयर्स की मदद से, ये क्या बनेगी? डबल बॉन्ड। उसी तरीके से हाइड्रोजन में जो बनी है वो क्या बनेगी? सिंगल बॉन्ड। जब एक ही क्रॉस मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन, एक का और दूसरे का एक ही इलेक्ट्रॉन, और टोटल जोड़ा कितना बनता है? सिर्फ एक, तो वो क्या बन गई? सिंगल बॉन्ड। अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने पेयर बन जाएंगे? 2 जोड़े बन जाएंगे, 2 पेयर्स। तो तब क्या हो जाएगी? डबल बॉन्ड। उसी तरीके से अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े हैं तो ये कौन सी बॉन्ड बन जाएगी हमारे पास? ट्रिपल बॉन्ड। मतलब 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को आप अगले चीज़ से समझोगे। अगर आप नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन के outermost शेल में कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। अब इसको कितने की ज़रूरत है? 3 की। और कितने हो जाएंगे? 3 और ले लेगा तो कितने हो जाएंगे? 8। तो ये नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन के पास पहुंच जाएगा। तो दूसरी तरफ भी हम बना देते हैं नाइट्रोजन, और इसके ऊपर भी हमने कितने रिप्रेजेंट करने हैं? इस पर भी हमें कितने रिप्रेजेंट करने हैं? 5। 3 हम बाहर वाली साइड रखेंगे और हम क्या करेंगे? हम 3 बाहर वाली साइड रखें या अंदर वाली साइड रखें, ये सोचने के लिए क्या है कि इसको कमी कितने की है? 3 की। तो शेयर कितने कराने हैं हमने? 3। तो इसलिए 3 जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हमें अंदर वाली साइड ड्रा करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसलिए हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब 2 मतलब नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन को हमने यहाँ रखना है, दूसरी नाइट्रोजन को हमने यहाँ रखना है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिप्रेजेंट करें? हमें पता है कि इसको कितने की कमी है? 3 की। इसलिए अंदर वाली साइड हम क्या करेंगे? 3 रखेंगे और बाहर वाली साइड 2 रखेंगे। अंदर वाली साइड 3, बाहर वाली साइड 2, क्योंकि ये 3 इसके साथ शेयर होंगे तो 8 बन जाएंगे, और ये 3 दूसरे के साथ शेयर हो जाएंगे तो उसके भी 8 बन जाएंगे। तो अब मैंने क्या कहा, जब हम सर्कल ड्रा करते हैं तो क्या करते हैं? 8 को अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसी तरीके से दूसरे नाइट्रोजन ने भी अपने सर्कल के अंदर कितने रखने हैं? 8। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। तो कितने पेयर बने इलेक्ट्रॉन के? 1 2 और 3। 3 पेयर मतलब बनने का मतलब 3 बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो अब आपको ये भी समझ आ गई डबल बॉन्ड कैसे बनती है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनती है और सिंगल बॉन्ड कैसे बनती है। ठीक है, आपने बस क्या करना है, outermost शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, मगर हाइड्रोजन के केस में कितने होने चाहिए? 2। ठीक है, तो वो कैसे कैसे होते हैं अब आपको वो समझ आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम एक सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं मीथेन, जो वाइडली फ्यूल की तरफ मतलब इसको हम फ्यूल यूज़ करते हैं। तो इसका जो हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CH4। मतलब इसमें कार्बन होता है 1 और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 4। तो अब हम इसका भी स्ट्रक्चर बनाना जो है वो सीख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है? कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो अब इसको समझने से पहले आप ये चीज़ समझ लो कि ये जो हमारे पास कार्बन होता है, ठीक है, छोड़ो उसको। कार्बन का जो हमारे पास जो है outermost हमारे पास जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो अब कार्बन के outermost शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो इसको भी अगर अपनी outermost शेल कंप्लीट करना है तो कितने और की ज़रूरत है? 4 की। तो इसके पास 2 तरीके हैं, या तो ये गेन करे या लूज़ करे, मगर 4 के 4 को लूज़ करना उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है, और 4 के 4 को गेन करने के लिए जो है वो बहुत न्यूक्लियस के ऊपर लोड पड़ जाता है। तो इसलिए ये क्या करेगा? ये भी शेयर करेगा। तो अब कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा? देखो क्या कहा मैंने कि कार्बन जो है इसके outermost शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किससे? क्रॉस से। 1 2 3 4। तो outermost शेल में कितने हैं? 4। कमी कितने की है? 4 की। कमी कितने की है? 4 की। तो हमने क्या कहा? फार्मूला क्या था हमारे पास? H4। मतलब हाइड्रोजन के outermost शेल में कितना होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो उसी तरीके से इस एक इलेक्ट्रॉन को साथ शेयर करने के लिए एक हाइड्रोजन लगेगी, इसके साथ भी शेयर करने के लिए एक और हाइड्रोजन लगेगी, इसके साथ भी शेयर करने के लिए एक और हाइड्रोजन, और इसके साथ भी शेयर करने के लिए एक और हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब देखो कैसे ड्रा करेंगे। तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ रखी, उसके पास भी कितना है? एक इलेक्ट्रॉन, मगर क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से डिफरेंट है, तो अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर रहे हैं तो हाइड्रोजन
के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करेंगे। उसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा तो इसको भी डॉट से, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसको भी डॉट से, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसको भी डॉट से। अब हाइड्रोजन को आउटरमोस्ट शेल में कितने चाहिए? सिर्फ 2। तो इसलिए हम एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जो सिर्फ अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 2। उसी तरीके से यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो हाइड्रोजन को कितने हो गए? 2 2 2 2। हर हाइड्रोजन को अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब कार्बन को कितने चाहिए? 8। तो हम एक ऐसा सर्कल ड्रा करेंगे जिसके अंदर क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। तो एक ऐसा सर्कल हम बड़ा सा ड्रा करेंगे जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर आ गए। तो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो बॉन्ड्स बनी, ये क्या बनी? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये CH4 में सारी की सारी जो बॉन्ड्स बनी वो कौन सी बनी? सिंगल बॉन्ड्स बनी। ठीक है, तो ये हमने मीथेन का स्ट्रक्चर भी जो है वो पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो, तो मैंने क्या कहा कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन करता, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए? देखो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उसको जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगा। हमारे पास कार्बन आइटम जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को खोने के लिए क्या लगती है? एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। 4 खो देने के लिए एनर्जी लगेगी और 4 गेन करने के लिए भी जो है हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बाहर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा को होल्ड कर सके, इसके बस से बाहर हो जाएगी। दैट इज़ वाई जो है कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज़ करने के बजाय क्या करता है? शेयर करता है। तो ना तो वो C4 पॉजिटिव बनाता है, ना वो C4 नेगेटिव बनाता है। अब एक और चीज़ भी देख लो कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है और पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। देखो लेट अस सपोज ये कोई भी हमारे पास क्या है? एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारे पास? मान लो सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मान लो 4 प्रोटॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 4 प्रोटॉन्स हैं। और बाहर जो हमारे पास एक शेल है, इसके ऊपर कितने हैं हमारे पास? अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर हमारे पास कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको ज़रूरत कितने की है? 8 की। आउटरमोस्ट शेल में कितने की ज़रूरत होती है? 8 की। ठीक है, बट फर्स्ट वाला जो होता है, जो फर्स्ट वाला शेल होता है, उसको सिर्फ 2 की ज़रूरत होती है। तो हम एक थोड़ा कम्प्लेक्स सिचुएशन ले लेते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारे पास शेल है उसमें सिर्फ 2, एक और शेल बनाते हैं। तो इस शेल में हम कितने रखते हैं? इस शेल में हम रखते हैं 5। 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ज़रूरत कितनी है आउटरमोस्ट में? 8 की। तो ये क्या करेगा? 3 और बाहर से लेगा। 3 और क्या करेगा? बाहर से या तो लेगा या कुछ भी करेगा, बाहर से लेगा। तो 3 और जब बाहर से लेगा तो पहले इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे, जितने बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक चीज़ आप याद रखना, इसको समझने से पहले आपको एक और चीज़ जो है वो समझनी पड़ेगी कि एक एटम जो है वो न्यूट्रल कब होता है? जब जितने उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो तब वो क्या हो जाता है? वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। तो उसी तरीके से सबसे पहले मैं बनाता हूँ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर लेट अस सपोज मैं कितने प्रोटॉन्स रख देता हूँ? इस बार मैं रख देता हूँ 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अंदर कितने हैं हमारे पास प्रोटॉन्स? 9। तो अगर इसके ऊपर जो मैं इलेक्ट्रॉन्स ड्रा करूँगा, अगर वो भी 9 हुए, तो 9 पॉजिटिव चार्ज है और 9 का नेगेटिव चार्ज है। 9 पॉजिटिव चार्ज है और उधर से 9 नेगेटिव चार्ज है। तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो मैं बनाता हूँ, सबसे पहला शेल बनाया। तो अब सबसे पहले शेल में मैंने क्या बताया था? सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब अगर इसको न्यूट्रल होना है तो आउटरमोस्ट शेल में कितने करने पड़ेंगे? जितने अंदर थे। तो कितने हमने बनाए हैं? 9। तो हमें ऊपर भी कितने फिट करने पड़ेंगे? 9। 2 तो हमारे पास पहले ही फिट हो गए नीचे वाले शेल में। तो ऊपर हम ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5
6 और 7। तो जो ही हमने 7 बनाए तो 7 और अंदर के 2 मिलके कितना हो गया 9। तो ये वाला जो हमारे पास एटम बनेगा, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, ये क्या होगा एकदम न्यूट्रल, क्योंकि 9 पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है और 9 नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। तो ओवरऑल ये चार्ज बराबर हो गया, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, ये कैंसिल कर देगा। ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बट वोटर शेल में यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 7, मगर होने कितने चाहिए 8, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है। तो ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी दूसरे से। अगर इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया तो हमारे पास अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 9 ही। उनके पास कितना चार्ज है, 9 ही। मगर जब हम इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा लेंगे तो पहले हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 9। अब कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10। तो एक तरफ हमारे पास 10 प्रोटॉन हैं जिनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और एक तरफ हमारे पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा। 9 था, 9 प्रोटॉन थे पहले, 9 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसके पास 10 हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आ गया, इसी की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से किसी चीज़ पे नेगेटिव चार्ज कब होगा, अब आप क्या याद रख सकते हो कि जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन करती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन करती है। तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और उसी तरीके से इसका उल्टा, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी, जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लूज़ करेगी, तो उसके ऊपर जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे होता है ये भी आप समझ लो। हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा केस लेते हैं जिसमें सिर्फ कितने प्रोटॉन रखते हैं, 3। कितने रखते हैं, 3। ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियस। अब इसके ऊपर क्या होते हैं, शेल जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो मानो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, एक यहाँ घूम रहा है। अब एक और शेल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अब इसके पास, इसको ऑटोमोस्ट शेल में कितने चाहिए, 8 चाहिए। अगर आगे वाली कोई नोबल गैस के पास जाएगा और पीछे जाना चाहता है अगर ये, तो उसके लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, नियरेस्ट के पास जाना है। तो इसके जो किसी के पास, अगर हमारे पास कितने हैं, अगर किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो उसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, हीलियम, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो ये आगे जाने के बजाय ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करेगा, हीलियम, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर केस में ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करना पड़ेगा, लूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लूज़ करना पड़ेगा। तो अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अभी, और बाहर 3 इलेक्ट्रॉन हैं जिनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अभी तो ये बैलेंस है, मगर जो ही ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा, तो प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहेंगे, न्यूक्लियस से प्रोटॉन नहीं बदलते, मगर बाहर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3 की जगह कितने हो जाएंगे, 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा हो जाएगा। 3 प्रोटॉन्स हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का कम रहेगा। तो ओवरऑल ये बैलेंस नहीं होगा, एक पॉजिटिव चार्ज का चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा रहेगा, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप क्या कह सकते हो कि कोई चीज़ जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो वही फ़ोन वाली एग्जांपल से आप समझ सकते हो, इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हो कि मान लो मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो ही मैं फ़ोन को अपने पास से दे दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो जो ही मैंने फ़ोन का नेगेटिव चार्ज दे दिया किसी दूसरे को तो मैं क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। फ़ोन क्योंकि नेगेटिव था, जो ही मैंने नेगेटिव फ़ोन दूसरे को दे दिया तो मैं क्या हो गया, पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर कोई अपना फ़ोन मेरे को देता है तो वो क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज मेरे पास आ गया तो मैं क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसी तरीके से आप ये याद रख सकते हो कि जो ही इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन से याद रखना है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई देगा, गिव करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को अगर वो गेन करेगा, ठीक है, गिव या लूज़, गिव का मतलब होता है देना या फिर खो देना का सेम ही मतलब है, और कोई गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव, ठीक।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब कार्बन की जो होती है एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। मतलब ये बॉन्ड्स बना सकता है दूसरे एटम्स के साथ, ताकि एक बहुत बड़ा जो है वो मॉलिक्यूल्स तैयार हो सके, बहुत बड़ा जिसका फार्मूला हो, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल तैयार कर सके। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। और ये कोई और जो है कंपाउंड कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है शो करना उसके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा एटम्स को वो साथ में होल्ड करना किसी और के लिए उतना आसान नहीं है, ठीक है। अब कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो डबल बॉन्ड्स भी बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। और जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड बने, ऐसी बॉन्ड्स बनने वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या डबल बॉन्ड बने या ट्रिपल बॉन्ड बने, तो वैसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। और सिंगल वालों को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। तो मतलब सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, अगर सिंगल नहीं है, डबल है या ट्रिपल है, तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो और जो भी हैं वो ऐसा जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अगर यहाँ पे देखो, जो सिंगल बॉन्ड होती है वो मैंने क्या बताया, किसके बराबर होती है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के बराबर। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर को आपने इन दो क्रॉसेस को हटाया, उसकी जगह आप क्या लगा सकते हो, सिंगल बॉन्ड, या फिर सिंगल बॉन्ड को आपने हटाया तो उसकी जगह आप क्या लगा सकते हो, दो क्रॉस। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह आप एक बॉन्ड लगा सकते हो। तो वैसे ही अगर ये हमारे पास, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, बॉन्ड्स से शो किया है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, 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 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हर सिंगल बॉन्ड की जगह, हर सिंगल बॉन्ड की, पहले मैं बिना बॉन्ड के ये बना लेता हूँ, हर सिंगल बॉन्ड की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डाल सकता हूँ। तो अगर मैं कार्बन को क्रॉस से शो करता हूँ तो हाइड्रोजन को डॉट से, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड थी तो उसको मैं रिप्लेस करके क्या, यहाँ पे एक बॉन्ड थी उसको मैं रिप्लेस करके क्या शो कर सकता हूँ, एक क्रॉस एक डॉट। और ये कार्बन कार्बन है तो सेम सेम, तो क्रॉस क्रॉस, तो क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट। तो मतलब हर बॉन्ड की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस और डॉट लगा सकता हूँ। हर बॉन्ड की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस और डॉट लगा सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि आप क्रॉस और डॉट की जगह इसको हटा के यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हो, और सिंगल बॉन्ड को हटा के आप क्या कर सकते हो, क्रॉस और डॉट भी लगा सकते हो। तो इसी तरीके से हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या था, वही अब जो हमने CH4 का देख लिया था, अब उसी तरीके से हम देख लेते हैं C2, और हमारे पास H जो है वो कितना हो जाएगा, H6। इसका हम फार्मूला जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास कार्बन कितने हैं, दो, कितने हैं, दो, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो 3 हाइड्रोजन एक कार्बन लेगा और 3 हाइड्रोजन दूसरा, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, H H H H H, 3 एक कार्बन को दे दिए, 3 दूसरे को। अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या कहा कि एक एक बॉन्ड को हटा के आप क्या कर सकते हो, क्रॉस और डॉट लगा सकते हो। जैसे ये मेरे पास कार्बन कार्बन है और ये हमारे पास 1 2 3, एक के पास भी 3 हाइड्रोजन, दूसरे के पास भी 3 हाइड्रोजन, तो एक एक क्रॉस, एक एक आप बॉन्ड को हटा के वहाँ पे क्या लगा सकते हो, क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, ठीक है। अब जब सर्कल करना है तो कार्बन, इस कार्बन को भी कितने चाहिए, 8, तो हम क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर ले लेंगे, और इसको भी कितने चाहिए, 8, तो 8 को इस अपने अंदर ले लेंगे। और हाइड्रोजन को हर एक को कितने चाहिए होते हैं, हाइड्रोजन को कितने, 2, तो 2 2 को अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये है, तो इस कार्बन ने भी कितने ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस कार्बन ने भी कितने ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन ने कितने लिए, 2 2 2, और ये तो कार्बन के हैं 2 2 और 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो एक एक स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बनाना सिखाता हूँ यहाँ पे से, ठीक है। प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, सारे के सारे जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी आ जाएगी। तो ये मीथेन का तो मैंने पहले बनाया था, C2H6 का अभी बनाया। अब क्या है हमारे पास, अगला फार्मूला है C3H8। तो पहले आप क्या करो कि कार्बन के 3 एटम्स बना लो, 1 2 3,
हाइड्रोजन कितने हैं 8, बाहर वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज़ समझा लूँ कि आप एक चीज़ समझो कि एक कार्बन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है 4, ठीक है। कितने ले सकता है, सिर्फ 4। इसका कैपेसिटी ही कितनी है 4 की, तो दैट मीन्स कि 4 ही ले सकता है। तो अब हमने क्या करना है, पहले हम कार्बन को कार्बन के साथ देख लेते हैं। तो ये कार्बन कम से कम एक, क्योंकि कार्बन 3 है तो कार्बन क्या करेंगे, एक एक तो खुद के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे, तो ये बन गई, ठीक है। तो अब आप इसको आम समझ लो कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। आप इसको एक तरीके से समझ लो कि कार्बन की कितनी आर्म्स हैं 4, इसके कितने हाथ हैं 4। जैसे आप इंसान हो, आपके कितने हाथ हैं 2। तो अगर मैं कहूँ कि आपको किसी और के हाथ पकड़ने हैं तो 2 हाथों से आप कितने हाथ पकड़ोगे, 2 ही। तो मतलब 2 आर्म्स हैं अगर आपकी, तो आप कितनी आर्म्स और होल्ड करोगे, 2 ही। उसी तरीके से अगर कार्बन के पास 4 आर्म्स हैं तो कार्बन कितने आर्म्स और होल्ड कर सकता है, सिर्फ 4। तो अब इस एक डंडी को एक आर्म के तरीके से ही समझ लो। तो कार्बन एक एक आर्म जो है वो दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर लिया, और इस कार्बन ने भी इस कार्बन के साथ एक एक आर्म शेयर कर ली। अब ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इसके पास टोटल कितनी आर्म्स थी, टोटल 4 आर्म्स थी। एक आर्म इसने कार्बन के साथ शेयर कर ली, तो बाकी कितनी आर्म्स बची, 3। तो पहले 3 आर्म्स ड्रा कर लो, 1 2 3। अब ये जो सेंटर वाला कार्बन है, इस सेंटर वाले कार्बन की कितनी आर्म्स बिजी हैं, 1 और 2 आर्म्स बिजी हैं। तो मतलब बची कितनी, बची सिर्फ 2। तो वो 2 ड्रा करो, ठीक है। तो एक ऊपर एक नीचे। अब अगर मैं ये लास्ट वाला देखूं तो लास्ट वाली की देखो कितनी आर्म्स हैं, 1, मगर चाहिए कितनी, 4। तो कितनी बची हैं अभी, 3 और। तो 1 2 3। तो समझ आए। तो मतलब कार्बन की, हर एक कार्बन की क्या मानना है आपने कि 4 बाजुएं हैं, जितनी बिजी हैं उतनी बिजी रखनी है, बाकी जितनी फ्री हैं उतनी डंडियाँ लगा देनी है। अब जो बाजू हैं इसके ऊपर ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, क्या फार्मूला है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 6 हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, C3H8, ठीक है। अब इसी का अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत इजी, पहले तो ये ड्रा करना, ये तो आपको आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, हर एक जो बॉन्ड है उसको हटा के क्या करना है, क्रॉस और डॉट लगाना है, ठीक है। तो वैसे ही ड्रा कर लो, बिना बॉन्ड के 3 कार्बन थे और ऊपर कितने थे, जैसे जैसे हाइड्रोजन थे वैसे वैसे हाइड्रोजन लगा दो, बस बीच में क्या करना है, आपने बॉन्ड नहीं शो करनी। तो अब कार्बन कार्बन के साथ भी बनाएगा, तो इसलिए सेम है, तो सेम इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए डॉट। तो क्योंकि एक डंडी यहाँ से हटाई तो उसकी जगह क्या लगा दिया, क्रॉस क्रॉस। फिर यहाँ से ये वाली डंडी हटाएंगे तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, क्रॉस क्रॉस। अब हाइड्रोजन का जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको किससे शो करते हैं, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो उसी तरीके से एक एक बॉन्ड को जो ही हटाया, इस बॉन्ड को हटाया तो उसको हम किससे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर से, डॉट और क्रॉस। इस बॉन्ड को अगर हटाया तो डॉट और क्रॉस, इस बॉन्ड को अगर हटाया तो डॉट और क्रॉस, और इस बॉन्ड को अगर हटाया तो डॉट और क्रॉस, इस बॉन्ड को अगर हटाया तो डॉट और क्रॉस। मैंने क्या कहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड को हटा सकते हैं। तो एक बॉन्ड हटाई वहाँ से तो डॉट और क्रॉस। और अब क्या करना है, कार्बन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स को सर्कल के अंदर लेना है और हाइड्रोजन के अंदर 2 तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट दोबारा, हाँ, तो एक ये भी यहाँ पे बनेगा, तो 8। तो 8 को क्या करना है, इस कार्बन ने अपने अंदर ले लेना है, और हाइड्रोजन ने क्या करना है, 2 को। इस हाइड्रोजन ने भी क्या करना है, 2 को, और इस हाइड्रोजन ने भी क्या करना है, 2 को। अब ये वाला जो कार्बन है इसने भी कितने लेने हैं, 8। 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने भी अपने अंदर कितने लेने हैं, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ जाए ऐसा सर्कल हमने ड्रा कर देना। तो इस कार्बन ने भी कितने लेने हैं, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ जाए ऐसा सर्कल हमने ड्रा कर देना है, ठीक है। और हर हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2। तो 2 2 के ऊपर हमने क्या कर देना है, सर्कल। 2 2 के ऊपर क्या कर देना है, हाइड्रोजन को अंदर रख के सर्कल, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तैयार हो जाएगा। अब उसी तरीके से एक थोड़ा सा और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझ लेते हैं, C4H10। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाने खुद ब खुद आ जाएंगे। तो कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले कार्बन कार्बन के साथ ही
शेयर करेगा, तो मैंने क्या कहा था 4 आर्म्स होती हैं, तो एक एक आर्म तो अपने साथ ही शेयर हो गई। अब इस कार्बन के लिए कितनी आर्म्स बची? 3, 1 2 3। और इस कार्बन की एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, तो इसकी आर्म्स कितनी फ्री हैं? सिर्फ 2, तो एक ऊपर एक नीचे। उसी तरीके से इस कार्बन की एक आर्म ये है, एक ये है, तो इसकी भी कितनी फ्री हैं? 2। तो मतलब सेंटर वालों की अगर सिंगल बॉन्ड हो रही है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेंटर वाले की सिर्फ 2 आर्म्स खाली होती हैं, बाहर वाले की 3। तो जब सिंगल बॉन्ड बन रही है तो इस वाले की कितनी बिजी है? सिर्फ 1, और खाली कितनी है? 3। तो 1 2 3। अब इसके ऊपर आप क्या लगाओगे? हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास? 12, 4 ऊपर 4 नीचे और 2 साइडों पे। तो कार्बन कितने थे? 5। और हमारे पास अगर हम देखें तो कार्बन कितने थे? 1 2 3, 1 मिनट, 4 4 8 और हाँ, तो कार्बन 4 थे, तो हाइड्रोजन कितने गिन लेते हैं? हाइड्रोजन 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, 1 2 3 4 8 और 2 साइड पे, तो कितने हो गए? 8 और 2 10। तो ये वाला फार्मूला बना हमारे पास क्या? C4H10। ठीक है, जब हमारे पास C4H10 बना, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करना है? कुछ नहीं, C4 है तो C4 बनाए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए अपने के साथ सेम के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस 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 क्रॉस, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम सेम ही सिंबल से डिनोट करेंगे। और बाकी हमने जो जैसे स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे कितने ऊपर हाइड्रोजन थे? 4, नीचे हाइड्रोजन थे 4, तो ऊपर 4 और नीचे भी कितने थे? 4, और साइड पे कितना था? एक इधर था और एक इधर था। तो हमने क्या कहा? एक एक डंडी को आप कैसे, इस डंडी को हटाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्रॉस डॉट। इस डंडी को हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? क्रॉस डॉट। इस डंडी को भी हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? क्रॉस डॉट। और इस डंडी को भी हटाने के लिए क्या लगेगा? क्रॉस डॉट। और इस डंडी को भी हटाने के लिए क्या लगेगा? क्रॉस डॉट। तो लगाओ, कार्बन वाली तरफ क्रॉस और हाइड्रोजन वाली तरफ डॉट, कार्बन की तरफ क्रॉस, हाइड्रोजन की 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 तरफ डॉट, ऐसे ऐसे, कार्बन की तरफ क्रॉस, हाइड्रोजन की तरफ डॉट, कार्बन की तरफ क्रॉस, हाइड्रोजन की तरफ डॉट। इस कार्बन को कितने चाहिए? 8, तो 8 एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसके अंदर कितने आ जाए? 8। इस कार्बन को भी कितने चाहिए? 8, तो एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए? 8। इस कार्बन को भी कितने चाहिए? 8, तो एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए? 8। इस कार्बन को भी कितने चाहिए? 8, तो एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए? 8। और हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 2, तो एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर हाइड्रोजन भी हो और 2 इलेक्ट्रॉन भी हो। एक ऐसा सर्कल जिसमें हाइड्रोजन भी हो, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी तैयार। ठीक है, अब कोई भी आ जाए, आप जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसका बना पाओगे। ठीक है, ये कुछ और कंपाउंड्स हैं, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, ये डायरेक्ट आपको याद कर लेने हैं। जैसे बेंजीन है, उसमें क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और बीच में जो है डबल बॉन्ड्स भी होती हैं। तो ये डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर जो है वो याद रख लेना है। हम मेन चीज़ जो है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़, मतलब एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? CH2 एटम्स का होता है। जैसे हमने जो ये पीछे पढ़ी अभी, ये जो हमने टेबल पढ़ा, तो अगर इस टेबल में देखो, सबसे पहला क्या है? CH4, दूसरा क्या है? C2H6, तीसरा क्या है? C3H8। अब देखो, यहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 3 है, तो हर एक से दूसरे में बदलने में कितने कार्बन की चेंजिंग आई? 1 की। यहाँ से एक बढ़ा यहाँ पे, यहाँ से एक बढ़ा यहाँ पे, तो सिर्फ 1। और हाइड्रोजन कितने बढ़े? यहाँ पे 2 4 थे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, तो 2 2। हाइड्रोजन का कितना जंप है? 2 2 का। तो मतलब कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितने? 2। तो मतलब ऐसी सीरीज जिसके अंदर जो डिफरेंस है वो कितने का हो? CH2 का हो, तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज़। ऐसे आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, तो मतलब एक एक कार्बन बढ़ रहा है, मगर हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं? 2 2, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, ऐसी सीरीज़ को हम क्या कह सकते हैं? होमोलोगस सीरीज़ भी कह सकते हैं। और ये जो सीरीज़ अभी आपने देखी ऊपर, ये पूरी की पूरी सीरीज़ यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? होमोलोगस सीरीज़ की ही एग्जाम्पल है। अब देखो, होमोलोगस सीरीज़
के साथ हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी लगा सकते हैं। तो अब फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना है। एक फंक्शनल ग्रुप का नाम है हैलो। इसमें या तो क्लोरीन भी हो सकती है या फिर ब्रोमीन भी हो सकती है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप का जो अगर क्लोरीन अटैच होगी तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे क्लोरो, अगर ब्रोमीन यूज़ होगी अटैच होगी तो उसके लिए हम वर्ड के यूज़ करेंगे ब्रोमीन। तो अब फार्मूला क्या है कि लास्ट पे क्लोरीन आके जुड़ जाएगी, जो एक बॉन्ड होगी उस पर क्या क्लोरीन जुड़ेगी या फिर ब्रोमीन भी लास्ट पे जुड़ जाएगी। ये कैसे जुड़ेगी हम ये नीचे देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है उसके बाद हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो आता है अल्कोहल, और अल्कोहल का जो हमारे पास सिंबल होता है वो होता है OH, सिंगल बॉन्ड और OH। तो जहाँ पे भी आपको एंड पे OH दिखा तो दैट मीन्स वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का। उसी तरीके से हमारे पास होता है एल्डिहाइड, जिस पे क्या होता है उसमें एक आपको ऑक्सीजन दिखेगी और एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो अगर आपको ऐसा दिखे, C ऑक्सीजन भी दिखे और हाइड्रोजन भी दिखे, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को आप क्या बोलोगे, एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद एक ग्रुप होता है कीटोन, जिसमें आप C के साथ आपको कार्बन के साथ क्या दिखे, डबल बॉन्ड दिखे। और ये वाला जो कार्बन है ये देखो इसकी दो बाजू हैं, एक इधर एक इधर, इसका मतलब ये कहीं सेंटर पे फिट होगा, ठीक है। तो अब जिस भी कार्बन के साथ आपको अगर डबल बॉन्ड दिख गई कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, दैट मीन्स वो क्या है, कीटोन। और उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड, जब आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखे, दो ऑक्सीजन दिखे, एक OH दिखे और दूसरी तरफ आपको क्या दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो इस तरह का जो ग्रुप होगा उसको आप क्या कहोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद कर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब तक आप ये याद नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा, सबसे पहला है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में क्या है, क्लोरीन या ब्रोमीन। अल्कोहल में क्या है, OH लास्ट पे। और एल्डिहाइड में क्या है, C के साथ H और O। और कीटोन में क्या है, C डबल बॉन्ड O। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, एक तरफ O और दूसरी तरफ OH। अब इनको हम एग्जाम्पल से जो है वो समझेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे हम। उससे पहले जो समझने के लिए इन्हीं के साथ, अब जब फंक्शनल ग्रुप किसी चीज़ के साथ लग जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसका नाम भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। तो उस नाम लिखने को हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो अब सबसे पहले अगर नाम लिखना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को गिनना है। तो कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो पहले आपने गिन लेना है। जब आपने गिन लिया फिर गिनने के बाद हर कार्बन के लिए एक एक नाम होता है। हर कार्बन के लिए क्या होता है, एक एक नाम होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, अगर आपके पास कार्बन 1 है तो उसका नाम हो जाएगा मीथेन। अगर आपके पास कार्बन 2 है उसका नाम हो जाएगा इथेन। अगर कार्बन 3 है उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अगर कार्बन 4 है उसका नाम हो जाएगा बुटेन। कार्बन 5 है तो पेंटेन। कार्बन 6 है तो हेक्सेन। तो ये नाम जो आपको है, ये टेबल आप जब आपकी बुक में होगा, आप जो ही ये टेबल देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 1 कार्बन वाला को मीथेन, 2 कार्बन वाले को इथेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, 4 वाले को बुटेन, 5 वाले को पेंटेन और 6 वाले को हेक्सेन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल कि आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है। तो 1 हो गया तो वो नाम, 2 हो गया तो वो नाम, 3 हो गया जो टेबल वाला नाम है वो आपको नाम याद रखना है। उसी तरीके से जैसे मतलब 3 अगर कार्बन एटम्स हैं तो उसका टेबल में क्या नाम था, प्रोपेन। तो सबसे पहले क्या पता चल गया, कार्बन गिने। सबसे पहला स्टेप क्या है, कार्बन्स को काउंट किया, और कार्बन्स को जो ही काउंट किया उसका नाम दे दिया टेबल के हिसाब से। 2 एटम हुए, 2 कार्बन हुए तो इथेन, 3 हुए तो प्रोपेन, उस तरीके से, ठीक है। अब अगर फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जो वो फंक्शनल ग्रुप का मैंने अभी आपको टेबल दिखाया, इनमें से अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो तब क्या करना है, हमें क्या करना है, या तो प्रीफिक्स लगाना है या फिर सुफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स होता है नाम से पहले और सुफिक्स होता है नाम के बाद, ठीक है। अगर कोई चीज़ जैसे ये 1 है, जैसे प्रोपेन था, प्रोपेन के बाद में कुछ लगाया तो ये वाली चीज़ क्या होगी, सुफिक्स। अगर कुछ में पहले लगाता तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को हम क्या करेंगे, बाद में लगाएंगे, कुछ को हम बाहर में लगाएंगे, मगर कब, जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो अगर हमें शुरू में लगाया तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, और अगर बाद में लगाया तो उसको क्या बोलते हैं, सुफिक्स, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से हर चीज़ को समझेंगे। और उसके बाद अगर हमारे पास
अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से। अनसैचुरेटेड मैंने क्या बोला था, जिसमें डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, अनसैचुरेटेड। और सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड मतलब या तो डबल बॉन्ड होगी या ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो उसमें हम क्या लगाते हैं, या तो ENE या फिर YNE लास्ट पे, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास होगी डबल बॉन्ड तो आप क्या लगाओगे, ENE, और जब आपके पास होगी ट्रिपल बॉन्ड तो आप क्या लगाओगे, YNE। तो ये हम एग्जांपल से समझेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ही हम एग्जांपल देखेंगे आपको ये सारी चीज़ जो है वो खुद ब खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। और अगर लास्ट पे सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ANE, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड ही है तो ANE। तो डबल बॉन्ड है उसके एंड पे क्या लगाना पड़ेगा, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड आपको अगर दिख गई तो वहाँ के पे लगाना पड़ेगा YNE। अब देखो, अब यहाँ पे हम जो है नोमेनक्लेचर एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले अगर हैलोजन ग्रुप है, जो हमने क्या पढ़ा था, या तो क्लोरीन वाला या ब्रोमीन होगी अगर अटैच, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हैलोजन ग्रुप। अब जैसे यहाँ पे है तो ये देखो लास्ट पे क्लोरीन अटैच हुई है। तो जब हमारे पास हैलोजन ग्रुप हो तो हम या तो वर्ड यूज़ करेंगे क्लोरो या फिर ब्रोमो, मगर ये हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स। देखो जैसे यहाँ पे सबसे पहला जब स्टेप सुनते जाना जो हमने पढ़े, सबसे पहला क्या स्टेप था कि कार्बन कितने हैं वो काउंट करो। क्या करो, कार्बन कितने हैं वो काउंट करो। तो लगाओ, कितने कार्बन हैं गिनो ज़रा, 1 2 3। तो कितने कार्बन हो गए, 3। तो 3 वाले कार्बन पे हमने क्या बोला था, क्या नाम होगा, प्रोपेन। क्या नाम होगा, प्रोपेन, ठीक है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि इसका नाम क्या होना चाहिए, प्रोपेन। बट कब होगा प्रोपेन, जब सिंगल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो यही क्या बन जाएगा, प्रोपीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यही क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए क्या मैंने लिखा, प्रोपेन, क्योंकि आपको हर जगह क्या दिख रही है, सिंगल बॉन्ड दिख रही है ना, तो इसलिए क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेन। कार्बन के बीच में आपने बॉन्ड देखनी है तो कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए क्या नाम हो गया, प्रोपेन। और साथ में क्लोरीन लगी है तो मतलब आपने क्लोरो को भी यूज़ करना है, या तो पहले या बाद। तो जब भी क्लोरो हो या ब्रोमो हो तो आपको वो पहले यूज़ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पहले, तो प्रीफिक्स लगाना पड़ता है। तो उसी तरीके से आप क्या लिखोगे, क्लोरो प्रोपेन। उसी तरीके से अगर इसका नाम देना है, हमें खुद से अपना नाम देना है यहाँ से देखे बिना, तो पहले क्या करेंगे, कार्बन को काउंट करेंगे। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन फिर से। और ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रोमो, और वो भी पहले। क्लोरीन होगी तब भी नाम के पहले और ब्रोमीन होगी तब भी नाम के पहले हम ब्रोमो यूज़ करते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। अब देखो, अगर आपने अल्कोहल का देखा तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या था, OH। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, OH फंक्शनल ग्रुप दिख गया। अब मगर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कार्बन के नंबर को काउंट करो, 1 2 3। तो कितने हो गए, 3। तो फिर से इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। बट अब आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में आपने देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और बॉन्ड्स कितनी है। तो बॉन्ड सिंगल ही है तो इसलिए प्रोपेन। अगर डबल होती तो हम क्या लिखते, प्रोपेन की जगह क्या लिखते, प्रोपीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होती तो हम क्या लिखते, प्रोपाइन, ठीक है। तो मगर यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हमने क्या लिखा, प्रोपेन। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OL। तो OL को हम क्या करते हैं, सुफिक्स मतलब बाद में लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाली E को जब OL लगाना पड़ता है, OL फंक्शनल ग्रुप क्या जो हमें वर्ड यूज़ करना पड़ता है वो कौन सा यूज़ करना पड़ता है, OL। तो O लगाने से पहले हमें E को काटना पड़ता है और लास्ट में क्या लिखना पड़ता है, OL। तो जब भी आप ये देखोगे कोई भी OL लगाना है तो आपको E को काटना है और लास्ट में क्या लगा देना है, प्रोपेनॉल। उसी तरीके से अगर यहाँ पे कार्बन 3 ना होते, बाई चांस कितने होते, 4, तो आप क्या करते, इसका अगला जो हमारे पास, तो 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, बुटेन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता, प्रोपेनल की जगह क्या हो जाता, बुटेनल हो जाता। मतलब जितने कार्बन आइटम है पहले हमने वो काउंट करना है और उसके हिसाब से वो जो ऊपर वाला टेबल है वहाँ पे आपने नाम याद किए होंगे कि 3 कार्बन वाले को ये बोलते हैं, 4 वाले को, उस हिसाब से आपने नाम दे देना है। अब एल्डिहाइड अगर आपको याद हो तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या था, 1 C और डबल बॉन्ड O था, डबल बॉन्ड O था। तो यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप दिख गया। कार्बन के बीच सबसे पहले क्या करना है, आपने कार्बन गिनने हैं, कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, ठीक है। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाले को क्या नाम हो गया, प्रोपेन। क्या नाम हो गया, प्रोपेन। तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, हमें सिर्फ कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए प्रोपेन ही लगेगा। डबल बॉन्ड होती तो हम
इसका नाम बदल देते, ट्रिपल होती तो YNE कर देते। तो बट क्योंकि कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में छोड़ो, कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, हमें कार्बन कंपाउंड का नाम ले रहे हैं ना कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। तो सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए प्रोपेन ही। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या करते हैं, सुफिक्स मतलब एंड पे AL लगाते हैं। एंड पे क्या लगाते हैं, AL। मगर ये AL लगाने से पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट पे E को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, और क्या लगाना पड़ता है, L। तो प्रोपेनल। उस तरीके से अगर यहाँ पे 4 कार्बन होते हैं और यही फंक्शनल ग्रुप होता तो हम क्या लिख देते हैं, बुटेनल। और अगर हमारे पास एक कार्बन कम होता तो हम क्या लिख देते, इथेनल। ठीक है, तो मतलब उस तरीके से। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से कीटोन। ठीक है, तो कीटोन का क्या आपने पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप इसका पढ़ा था आपने, C+O। एल्डिहाइड में आपने C के साथ O को भी देखा था, मगर साथ में किसको देखा था, H को भी। देखो जैसे ये है, C के साथ H भी है, O भी है। तो एल्डिहाइड में क्या है, H भी मिलेगा और आपको O भी मिलेगा। ठीक है, H और O दोनों के दोनों मिलेंगे। ठीक है, आप अगर दोबारा से टेबल देखो तो टेबल में क्या है, जब एल्डिहाइड है तो आपको C भी मिलेगा और आपको H भी मिलेगा। ठीक है, मगर कीटोन में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ C+O मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो जहाँ पे हम ये नाम देख रहे थे, तो ये हम आगे कीटोन पे। ठीक है, तो कीटोन पे क्या है, C+O आपको दिखाई दिया। तो इसका मतलब क्या है, कीटोन, कार्बन के आइटम गिने 1 2 3, तो क्या नाम हो गया, प्रोपेन। और इसकी एक का जो है ONE लास्ट पे लगाते हैं। तो प्रोपेन के लास्ट पे क्या लगा देंगे हम, ONE। ठीक है, उसी तरीके से आगे कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट पे इसको हम क्या करते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। सबसे पहले वही तरीका हमारे पास, क्या, कार्बन को गिनो। तो गिनो 1 2 3, और लास्ट पे क्या लगा है, COOH। यही जो है ओइक एसिड की पहचान है, COOH। उसमें क्या था, C के साथ O भी था और OH भी था, तो यही था। तो यहाँ पे क्या है, C के साथ O भी है और OH भी है, OH भी है और O भी है। तो ये वाला कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसका हम लास्ट पे क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो सबसे पहले क्या, कार्बन को गिना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, नाम क्या हो गया, प्रोपेन। अब ओइक एसिड, तो लास्ट पे क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। प्रोपेन का E काटेंगे और लास्ट पे क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। उसी तरीके से अब हमें आ गई बात डबल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन और कार्बन के बीच में क्या दिख गई, डबल बॉन्ड। तो मैंने क्या कहा था, बॉन्ड हमने हमेशा किस में देखनी है, कार्बन से कार्बन के बीच में। तो अब इसका जो भी नाम बनेगा वो प्रोपेन नहीं बन सकता, उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, ENE। ANE हम नहीं लगा सकते क्योंकि कार्बन से कार्बन के बीच में क्या लग गई है, डबल बॉन्ड। ये सैचुरेटेड से क्या हो गया है, अनसैचुरेटेड। तो कार्बन गिनो पहले 1 2 3, और एक बीच में डबल बॉन्ड मिल गई, इसलिए इसका नाम क्या होना था वैसे, प्रोपेन। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्यों, इस डबल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया डबल बॉन्ड जहाँ पे भी होगी आप क्या लगाओगे, ENE। और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलती है तो वहाँ पे आप एंड पे क्या लगाओगे, YNE। तो अगर यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड ना होती तो आप इसको क्या लिखते, प्रोपेन लिखते, और उसी तरीके से हाइड्रोजन भी बढ़ जाते ऑटोमेटिकली, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स खुद ही कार्बन के साथ ज़्यादा शेयर कर लिए। अलग कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है कि कार्बन ने खुद के साथ ही क्या कर लिए हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया है, शेयर कर लिया है। तो अगर जो ही आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखी और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड ना होती तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये एक कार्बन को कोई दूसरा दे रहा होता, ये भी कोई दूसरा दे रहा होता। तो उस तरीके से जितनी जितनी कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाता रहेगा उतनी उतनी हाइड्रोजन जो है वो क्या होती रहती हैं, कम होती रहती हैं। ठीक है, तो 3 यहाँ पे अगर कार्बन ने अपने साथ 3 बॉन्डें बना दी, इसका मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन अब इसमें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी खुद ब खुद। तो अब देखो यहाँ पे क्या मैंने बोला, पहले कार्बन को गिनो 1 2 3, तो क्या नाम होना चाहिए था, प्रोपेन। मगर यहाँ पे क्या लगी है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो ही ट्रिपल बॉन्ड लगी है तो मैंने क्या कहा, लास्ट पे क्या होता है, YNE। सिंगल बॉन्ड पे ANE, डबल बॉन्ड पे ENE, लास्ट पे, और ट्रिपल बॉन्ड पे क्या, YNE। तो ठीक है, तो सीधा क्या हो गया, प्रोपाइन। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी चीज़ की जो है वो नोमेनक्लेचर अब आप कर सकते हो। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसकी, तो वो आप सिंपल ही हैं, वो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है। उसी तरीके से CH4 होता है मीथेन। मीथेन अगर ऑक्सीजन के साथ चलता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर भी निकलता है और हीट और लाइट भी निकलती है। अब ये वाला देखो, इसको पहचानो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। OH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल।
होल। अब खुद से हम इसका नाम देने की कोशिश करते हैं। कार्बन कितने हैं काउंट करो, 1 और 2। कार्बन कितने हो गए 2, तो 2 पे कितना क्या नाम होता है इथेन। इथेन मगर आगे क्या है OH, इथेन और आगे क्या है OH, मगर हमें ये ई काटना पड़ता है तो क्या हो जाएगा इथेनॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनॉल। इस तरीके से अब आप कोई भी नाम जो है खुद ब खुद दे सकते हो। सबसे पहले कार्बन काउंट किया तो कार्बन 2 वाले का क्या नाम होता है इथेन, तो आपने क्या लिख दिया, 1 वाले का कार्बन हो तो उसका नाम होता है मीथेन, 2 वाले कार्बन का क्या होता है इथेन, 3 वाले का क्या होता है प्रोपेन। ऐसे करते करते वो नाम जो टेबल में है आप वहाँ से याद कर लोगे। तो यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए हो गया इथेन, फंक्शनल ग्रुप OH है तो इसलिए OL लग गया, तो ये क्या हो गया इथेनॉल। अगर इसका नाम अगर आपको खुद से देना होता तो आप क्या कहते हैं इथेनॉल। तो इथेनॉल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, वाटर भी देगा, हीट और लाइट भी देगा। तो मतलब ये क्या है कि कार्बन कंपाउंड जो है वो क्या करते हैं जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, क्या देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट निकलती है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं कंबस्चन, के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हीट और लाइट को देने को ही हम क्या कहते हैं कंबस्चन बोलते हैं। ठीक है, अब 2 तरह के हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, और एक होते हैं अनसैचुरेटेड मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो जो सैचुरेटेड होते हैं वो क्लीन फ्लेम देंगे, सैचुरेटेड क्या करेंगे क्लीन फ्लेम देंगे, मगर अनसैचुरेटेड जो होंगे वो क्या करेंगे येलो फ्लेम देंगे और बहुत सारा धुआं भी निकालेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो है एक कालक सी काले काले कलर का जो है डिपॉजिट भी हो जाता है। ठीक है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स भी हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, अगर आप इसको ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई दोगे तो बिल्कुल ये क्लीन फ्लेम देगा। मगर आपने अगर ऑक्सीजन को क्या कर दिया लिमिट कर दिया या ऑक्सीजन को कम कर दिया, ऑक्सीजन को क्या कर दिया डिक्रीज़ कर दिया, कम कर दिया, तो तब ये भी जो है क्या कर सकता है, तब येलो फ्लेम ये भी दे सकता है। ठीक है, तो येलो फ्लेम भी ये दे सकता है, कब, मगर सिर्फ एक केस में जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन अबंडेंट है तो ये क्लीन फ्लेम ही देगा। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब ऑक्सीजन की कमी हो तो वहाँ पे जो है फ्लेम जो है वो येलो हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी ना हो तो फिर एकदम क्लीन भी हो सकती है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमारे पास अगर गैस है या कैरोसिन स्टोव है घर पे तो वो वहाँ पे हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है, तो इसलिए वहाँ पे क्लीन ब्लू फ्लेम जो है वो हमें मिलती है। तो अगर सफिशिएंट नहीं मिलती गैस को तो वहाँ पे क्या हो जाएगी येलो येलो हो जाएगी। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि होल जो होते हैं गैस वाले वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो फ्यूल जो है वो वेस्ट होने लग जाता है और उस चक्कर में जो है वो फ्लेम का कलर भी बदल सकता है। मगर हम क्या करते हैं जैसे फ्यूल्स होते हैं कोल और पेट्रोलियम, इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और सल्फ़र भी होती है। जब ये जलते हैं तो ये क्या करते हैं बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और सल्फ़र को भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उन सल्फ़र और नाइट्रोजन जो है वो क्या करते हैं ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड सल्फ़र जो है वो सल्फ़र के ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाएगा, उसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट की पोल्यूशन भी होती है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो उनमें नाइट्रोजन और सल्फ़र होता है और वो उसकी वजह से क्या हो जाता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र बन जाएंगे सल्फ़र की वजह से, और नाइट्रोजन की वजह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाएंगे जो पोल्यूट करेगा इन्वायरमेंट को। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन, कार्बन कंपाउंड्स क्या करते हैं दूसरी रिएक्शन, उसको क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मतलब ये जो सब्सटेंसेस हैं ये ऑक्सीजन दूसरे को देने के काम आते हैं, मतलब ऑक्सीजन खुद को छोड़ के किसी दूसरे को देने ऐड करने के काम भी आ जाते हैं। मतलब ये ऑक्सीजन को ऐड किसी दूसरे में कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी दूसरे को ऑक्सीजन दे सकते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जैसे ये कार्बन ऑक्साइड है, ठीक है, अगर इसमें से ये ऑक्सीजन लेट अस सपोज ये किसी दूसरे को दे देता है, ठीक है, खुद अलग हो जाता है और ये ऑक्सीजन किसी और को दे देता है, तो इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो वाला एजेंट जो क्या करेगा किसी दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, अब आपको ये समझ आए क्या कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की रियल डेफिनेशन आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ी हुई है, बट मैं यहाँ पे ये रिवाइज करा रहा हूँ कि ऐसा सब्सटेंस जो अपनी ऑक्सीजन को किसी दूसरे को दे देगा उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो
ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है किसी दूसरे को, ठीक है, और जो अपनी ऑक्सीजन देता है उसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH2OH है। अब इसका क्या नाम है, अभी आप सोचो तो कार्बन कितने हैं, दो का क्या होता है नाम, एक कार्बन वाला मीथेन और 2 वाला इथेन, तो ये क्या हो गया इथेन, और OH है मतलब OL ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा इथेनॉल, बन गया इथेनॉल, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इथेनॉल, खुद भी आप दे सकते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये वाला जो पहला फार्मूला है इसका क्या कहते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, या आप ये यूज़ कर लो या फिर आप क्या यूज़ कर दो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर लो, ये इसका फार्मूला ये है। तो इन दोनों में से आप एक कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, मगर साथ में आपको हीट भी देनी है, मतलब हीट की प्रोसेस में आप या तो अल्कलाइन KMnO4 यूज़ कर लो या फिर एसिडिक K2Cr2O7 यूज़ कर लो। K2Cr2O7 क्या है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और हमारे पास KMnO4 क्या है, पोटेशियम पर मैंगनेट। तो इनमें से कुछ भी आप यूज़ करो तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आ गया, तो ये वाली कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। बट ये हमें जो है इनको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ अपनी ऑक्सीजन देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाले जो KMnO4 है या फिर K2Cr2O7 है, यही अपनी ऑक्सीजन जो है देंगे। ये एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, इनसे आएगी, तो इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसको यहाँ पे नहीं बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग, इसको बोलेंगे, या तो इसको अगर ये यूज़ किया है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ये यूज़ किया है तो इसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन का जो डबल बॉन्ड वाला जो हमारे पास कंपाउंड होता है, वो अगर हम निकल कैटालिस्ट या किसी भी कैटालिस्ट की मदद में हम उसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो इसमें हम कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज़ कर सकते हैं, निकल भी यूज़ कर सकते हैं, और इससे क्या निकल के आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड से क्या बन जाता है, सैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले का क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और ट्रिपल वाले को भी क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, उसका क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये वाला क्या था, अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड थी, और ये वाला क्या है, सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से मतलब अनसैचुरेटेड से क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड से क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें कैटालिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कैटालिस्ट क्या होता है कि वो ऐसा सब्सटेंस होता है, वो रिएक्शन को एक उसका रेट बदल देता है, मतलब जिस रेट पे अगर मान लो पहले स्लो हो रही थी, तो कैटालिस्ट जो ही हम डालेंगे तो वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, फास्ट कर देगा, ठीक है। लेट अस सपोज फास्ट कर देगा, चेंज मतलब स्लो करना या फास्ट करना, तो क्या कर देगा, लेट अस सपोज फास्ट कर देगा। तो हमें तो फास्ट रिएक्शन चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे, फास्ट कर देगा, मगर खुद यूज़ नहीं होगा, मगर खुद रिएक्शन में यूज़ नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट, मतलब ऐसी चीज़ जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे मगर खुद इस्तेमाल ना हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। तो एडिशन रिएक्शन में आप क्या कह सकते हो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बन जाता है, सैचुरेटेड, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड वाला। फिर एक और रिएक्शन भी शो करते हैं, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। मतलब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि एक की जगह दूसरा आ जाता है, मतलब एक को कोई रिप्लेस कर देता है दूसरे से, मतलब इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों कि वन टाइप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या करते हैं, किसी दूसरे की जगह ले लेते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है, तो एक तीसरा बंदा आया, उसने दो दोस्तों में से एक दोस्त को छीन के अपने पास ले गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन क्या हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे देखो CH4Cl, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं CH4 में, 4, और यहाँ पे देखो कितने हैं, 3, मतलब एक हाइड्रोजन को कोई छीन के ले गया, ठीक है, और वो किसके पास चली गई, क्लोरीन के पास। तो यहाँ से हाइड्रोजन एक इसके पास थी, तो यहाँ से वो निकल गई, मगर उसकी जगह कौन आया, उसकी जगह कौन आ गया, क्लोरीन। देखो यहाँ पे क्या था, CH4,
4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कितने हैं 3 हाइड्रोजन। वो जो एक हाइड्रोजन निकल के गया, उसकी जगह कोई आया, उसकी जगह किसी ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट। जैसे क्या होता है कि दवाई अगर एक हमें नहीं मिलती तो कभी कभी मेडिकल शॉप वाले क्या बोलते हैं कि सर ये उसी का क्या है, सब्स्टिट्यूट है, तो आप ये ले जाओ तो ये भी उसी का काम करेगा, मतलब उसकी जगह आके लेने वाला। या फिर अगर कोई टीचर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, कोई दूसरा टीचर लगाएंगे, तो वो क्या करेगा, पहले टीचर को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी जगह आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन थे, 4। एक हाइड्रोजन चला गया, उस हाइड्रोजन को जाने की जगह किसी न किसी को आके जगह लेनी पड़ेगी, उसकी जगह किसी न किसी को आके सब्स्टिट्यूट होना पड़ेगा। तो वो कौन आ गया, क्लोरीन। तो क्लोरीन ने क्या किया, वो जो चौथा हाइड्रोजन था उसकी जगह आके ले ली। तो मतलब हमारे पास कितने हाइड्रोजन थे, 4, उसमें से अगर पीछे कितने रहे, 3, अगर एक हाइड्रोजन चला गया तो उसकी जगह आया कौन, क्लोरीन। तो ये यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कितने रह गए, 3। उस एक जो चौथा गया था उसकी जगह किसने ले ली, क्लोरीन ने। इसलिए क्लोरीन ने क्या किया, वहाँ पे उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया खुद को। इसलिए जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी दूसरे को, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कुछ कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं जैसे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो इथेनॉल जैसे जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्योंकि वो बड़ा कम होता है, ठीक है। मगर जो है इथेनॉल जो है उसको हम कॉमनली अल्कोहल भी कह देते हैं, ठीक है। और ऑल अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होती हैं उसमें इथेनॉल का यूज़ होता है, और ये अच्छा सॉल्वेंट होता है, चीज़ों को अपने अंदर घोलने में मिक्स होता है। और ये जैसे आयोडीन का टिंक्चर होता है, कफ सिरप्स होते हैं, और बहुत सारे टॉनिक्स होते हैं, उसमें भी ये यूज़ होता है। और ये पानी के अंदर भी जो है ये सॉल्युबल होता है हर प्रोपोर्शन में, मतलब कम ज़्यादा पानी हो तब भी ये हो जाएगा, ठीक है। और हम जो है डिल्यूट एथेनॉल का अगर हम कंज्यूम करते हैं, कोई अगर कंज्यूम करता है, हम तो नहीं, कोई अगर कंज्यूम करता है तो उससे उसको ड्रंकननेस, मतलब जैसे शराब पी के इंसान को ड्रंक फील करता है तो वो वाली फील आती है, ठीक है, ठीक है। हालांकि ये जो प्रैक्टिस है इसको अच्छा नहीं माना जाता, इसको कंडेम किया जाता है, मगर ये सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है, ठीक है। तो प्योर इथेनॉल को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, मतलब जिसमें हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब हम इथेनॉल की रिएक्शंस देखते हैं। तो पहले तो हम पहचानते हैं कि इसका नाम इथेनॉल है कि नहीं। देखो कार्बन कितने हैं, 1 और 2, तो 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथेन, और फंक्शनल ग्रुप OH, तो क्या हो गया, इथेनॉल। तो ये तो हो गया इथेनॉल। तो इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम एथॉक्साइड, और साथ में क्या रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन। तो इस वाली चीज़ को क्या बोलते हो, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। तो बस मतलब आपने क्या करना है कि जब मेटल के साथ, सोडियम का क्या मतलब हो गया, मेटल, तो जब क्या है सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा या फिर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, स्पेशली सोडियम के साथ ही, हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ देखनी है, सोडियम। तो सोडियम क्या है, मेटल। तो जो ही ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और साथ में एक चीज़ बनेगी, उसको क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। तो इस वाली रिएक्शन में क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। और साथ में क्या बनता है, हमने क्या कहा, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। अब उसके बाद एक और रिएक्शन भी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर इसी इथेनॉल को हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड और हॉट गर्म के साथ हम क्या करेंगे, इसी इथेनॉल की रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड प्रोड्यूस कर देगा। डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हो गया, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे देगा। तो मैंने क्या कहा था, डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो जो ही डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हुई तो अनसैचुरेटेड। तो मतलब दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरी रिएक्शन में आप ये याद रख सकते हो कि जो ही हम इथेनॉल का कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। और कैसे बनाता है, बाय डिहाइड्रेशन, और साथ में क्या करता है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल भी करके। हाइड्रोजन की हाइड्रेशन क्या होता है, मतलब आपको पानी की कमी हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेट हो गए हो आप, तो पानी पियो, अपनी बॉडी को क्या करो, हाइड्रेट का मतलब किससे मतलब होता है, वाटर से। तो डिहाइड्रेट मतलब पानी को निकाल के, ये देखो ये यहाँ पे वाटर निकला है, तो वाटर निकलने का क्या मतलब है कि इसने क्या किया है, पानी को अंदर से निकाल दिया है। तो आप क्या कह सकते हो कि इथेनॉल के साथ जब कंसनट्रेटेड H2SO4
को हम रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या करता है, इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करके इसका क्या बना देता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बाकी आप रिएक्शन तो याद खुद से रख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद इथेनोइक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इथेनोइक एसिड को हम कॉमनली एक दूसरे नाम से भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड भी इसी को कहते हैं, ठीक है। अब ये उस ग्रुप से बिलोंग करता है जो हमने पढ़ा है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 से 8% अगर हम एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड मतलब इसी इथेनोइक एसिड को हम अगर पानी में मिक्स कर दें, क्या किस में मिक्स करें, पानी में, तो वो क्या बन जाएगा, विनेगर, जो पिकल्स में प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है और घर में और भी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो क्या कहा, इथेनोइक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड। और अगर 5 से 8% हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड की सोल्यूशन बनाते हैं पानी के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, विनेगर, जिससे हम पिकल्स को, अचार को प्रिजर्व करते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 290 केल्विन है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम है। तो इसलिए ये जो है विंटर में आराम से क्या करता है, कोल्ड विंटर में ये फ्रीज़ हो जाता है। और फ्रीज़ होके जब उसका नाम हम क्या डाल देते हैं, तब ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इसी वजह से इसका नाम जो है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगर कोई आपको पूछे कि इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों है, क्योंकि ये विंटर्स में लो टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका जो है हमारे पास जो है इसका जो हमारे पास बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है। मेल्टिंग पॉइंट भी जो है इसका बहुत जल्दी से अचीव हो जाता है, तो इसलिए ये विंटर्स में क्या करता है, जम जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जब ये जम जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो ही पानी में जाते हैं तो ये आयोनाइज हो जाते हैं और आयंस प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से क्या करते हैं, इनकी जो ये स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। बट H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस, तो एसिड की हमने क्या बोला था, स्ट्रेंथ ज़्यादा कब होती है, जब वो H पॉजिटिव आयंस जितने ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उतना वो स्ट्रांग होता है, और जितने H पॉजिटिव आयंस कम प्रोड्यूस करता है उतना क्या होता है, वो वीक होता है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिड है, बट ये क्या है, वीक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड है। और HCl और H2SO4 क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो जब अगर इसको हम आयोनाइज भी करेंगे, हम किसको आयोनाइज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो उतना जो आयंस को प्रोड्यूस ये नहीं करेंगे। फिर इथेनोइक एसिड की एक स्पेशल रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें आपने ये याद रखना है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं। कौन सा, हमारे पास एक है इथेनोइक एसिड और साथ में इथेनॉल, मतलब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि उसमें एक चीज़ तैयार होती है, उसको बोलते हैं हम एस्टर। एस्टर क्या है कि एक अच्छी सी खुशबू देने वाला एक सब्सटेंस है। तो अब आप क्या कहोगे कि इथेनोइक एसिड जब इथेनॉल से क्या करता है, रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एस्टर बनाता है। और एस्टर जो है ये क्या करता है, एस्टर क्या करता है, खुशबू देता है, ठीक है। तो अब अगर इसका नाम भी आपको खुद से करना होता तो कार्बन कितने थे, 2, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा था, OH, तो क्या आप सीधा कह सकते थे इथेनॉल। और यहाँ पे अगर आप देखो नहीं, फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, देखो अच्छे से देखो, COOH। तो COOH मैं साफ़ कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो देखो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH, कार्बन कितने हैं, 2, तो ये क्या हो गया, OL। तो इथेन, 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथेन, और फंक्शनल ग्रुप OL है तो इथेनॉल। और यहाँ पे भी 2 कार्बन है और मगर फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH वाला, तो ये क्या हो गया, ओइक एसिड। तो इसको क्या बोल देंगे, इथेनोइक एसिड। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एस्टर, और साथ में क्या निकलता है, वाटर भी निकलता है, ठीक है। एस्टर जो है उसकी क्या होती है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसको हम परफ्यूम्स में भी और फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। अब एस्टर फर्दर रिएक्शन भी कर सकता है। NaOH होता है बेस और HCl क्या होता है, एसिड। NaOH क्या होता है, बेस, और HCl क्या होता है, एसिड। बेस की प्रेजेंस में भी कर सकता है, या फिर बीच में R है, या फिर क्या कर सकता है, एसिड की प्रेजेंस में भी कर सकता है। और उससे क्या बना देता है, वापस से अल्कोहल बना देता है, वापस से क्या बना देता है, अल्कोहल, ठीक है। और एथेनोइक एसिड, तो मतलब जो रिएक्शन शुरू हुई थी वापस से रिवर्स करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे
यहाँ पे क्या था, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दोनों मिले तो क्या बन गया, ईस्टर। अब अगर इसी ईस्टर को उठा लो और बेस से रिएक्ट कराओ, बेस की प्रेजेंस में इसको क्या करो, बेस की प्रेजेंस में रखो, या फिर आप इसको क्या करो, एसिड के प्रेजेंस में रखो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वापस से जिससे ये बना था वापस से वो चीज़ें दे देगा। तो ईस्टर हमारा किससे बना था, ये ईस्टर है। ईस्टर हमारा किससे बना था, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो जो ही हम बेस की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में इसको रखेंगे तो ये क्या करेगा, वापस से इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को वापस दे देगा। मतलब ये एक तरह की रिवर्स रिएक्शन है। तो मतलब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ईस्टर, और ईस्टर एसिड और बेस की प्रेजेंस में वापस से क्या बना देता है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। मतलब ऊपर वाली रिएक्शन नीचे वाली रिएक्शन लगभग रिवर्स है। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल क्या बनाते हैं, ईस्टर, और ईस्टर को अगर आप बेस या फिर आप क्या करते हो, एसिड की प्रेजेंस में रखते हो तो ये वापस से क्या बना देगा, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक है। वही रिएक्शन है अगली। अब कार्बोनेट्स के साथ भी ये रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन करता है। कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे देखो COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 और 2, तो 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड, और ये भी क्या है, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड जब कार्बोनेट CO3 Na2CO3 क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करता है। तो जब ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये हमारे पास बनाता है सोडियम एसीटेट। क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, सोडियम एसीटेट। उसी तरीके से जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है तब भी क्या बनाता है, ये सोडियम एसीटेट। मगर जब सिर्फ कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो तब क्या करता है, हमारे पास साथ में क्या निकलता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर भी जो है हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। ये बीच में प्लस आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब ये है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास सोप होते हैं या डिटर्जेंट होते हैं वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो हमारे पास सोप्स होते हैं उनके 2 एंड्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 एंड्स, ठीक है। एक एंड जो होता है, एक एंड जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, जो पानी से प्यार करता है। तो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक, जिसको फोबिया क्या का मतलब क्या होता है, फोबिक। जैसे मुझे इसका फोबिया है, मतलब मैं इससे डरता हूँ, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। मतलब अगर कोई फोबिया वर्ड यूज़ करते हैं तो मेरे को जी पहाड़ों से फोबिया है, मतलब मैं पहाड़ों पे जा नहीं सकता। उसी तरीके से हाइड्रोफोबिया तो मतलब पानी से फोबिया है, मतलब पानी से दूर रहेगा। तो ठीक है, तो ये वाला जो है ये वाटर से क्या करेगा, नफ़रत। क्या करेगा, नफ़रत, मतलब ये पानी को पसंद नहीं करता। और हाइड्रोफिलिक क्या है, ये पानी को पसंद करता है, तो पानी में घुल जाता है। तो क्या मैंने कहा, सोप के हमारे पास 2 एंड होते हैं। एक होता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक और दूसरा होता है हमारे पास हाइड्रोफोबिक। एक पानी को पसंद करता है, दूसरा नहीं। तो एक वाला जो एंड है वो पानी में मिल जाएगा और दूसरा वाला जो है वो पानी में नहीं मिलेगा। मान लो ये हमारे पास 2 एंड हैं, एक एंड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, दूसरे एंड को ऐसे। तो मान लो ये पानी को पसंद करता है तो ये पानी में घुलेगा, और दूसरा पानी को पसंद नहीं करेगा तो ये बाहर ही रहेगा पानी से। तो क्या होता है, सोप जो होता है उसके 2 एंड होते हैं। एक हो गया हाइड्रोफिलिक, फिलिक में एल आया ना, तो मतलब लव। ये पानी को क्या करता है, एल से मतलब लव, तो ये पानी से मोहब्बत करता है तो पानी में ये डूबेगा। और हाइड्रोफोबिक फोबिया है तो ये पानी से डरेगा, तो दूसरा एंड क्या करेगा, डरेगा। तो जब ये होते हैं हमारे पास, तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एक, उनके पास एक लंबी सी टेल होती है जो क्या करती है, पानी से बाहर निकल के आ रही होती है। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो हमारे पास सोप है, ये उसको समझाने की कोशिश की गई है। हमने क्या कहा था, 2 एंड होते हैं। क्या होते हैं, 2 एंड। एक जो पानी को पसंद करता है, एक जो पानी को पसंद नहीं करता, ठीक है। अब देखो जो पानी को पसंद करता है, जैसे ये वाला एंड जो है ये क्या करेगा, पानी को पसंद करता है तो ये पानी में रहेगा। और दूसरा जो नहीं पसंद करेगा वो क्या करेगा, ऑयल की तरफ चला जाएगा। अब ये जो एंड है
ये आप कहोगे कि ये कैसी शक्ल हो गई, ये कैसा कोई कंपाउंड है। एक्चुअली वो जो कार्बन लंबी सी चेन बनाता है, जैसे नहीं कार्बन के आपने कंपाउंड देखे लंबी लंबी चेन बनाते हैं, सी 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 सी, फिर ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये क्या है लंबी सी चेन। अब वो जो लंबी सी चेन है वो शो हमने नहीं की, तो उस लंबी सी चेन की जगह हमने क्या शो किया है, ये टेल शो किया है। तो वो जो टेल है ये किसको शो करता है, कार्बन की वो जो लंबी सी चेन बनती है। तो एक एंड क्या होगा, एक एंड जो है वो पानी में जाएगा और दूसरा जो है वो किसकी तरफ चला जाएगा, डर्ट की तरफ, क्योंकि एक पानी को पसंद करता है और एक नहीं करता। जो पानी को पसंद करता है वो पानी में, और जो पानी को नहीं पसंद करता वो किस में चला जाएगा, ऑयल और डर्ट की तरफ। तो उस तरीके से एक सर्कल सा ऐसा पैटर्न सा बन जाएगा कि जिसमें क्या हो जाएगा, जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके एक एंड जो है वो सारे के सारे किस में, पानी में, और दूसरे सारे के सारे डर्ट में। तो डर्ट जो है इस तरीके से इस चीज़ के अंदर ट्रैप हो जाएगी। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मिसल। मिस में क्या है कि एंड्स जो हैं वो अपने आप को अलाइन कर देते हैं किसकी तरफ, जो वाटर लविंग पार्ट है वो वाटर की तरफ, और जो वाटर फोबिक पार्ट है वो डर्ट की तरफ। तो ऐसे क्या हो जाती है, मिसल बन जाती है, और मिसल के अंदर जो है वो डर्ट क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो इस मिसल के अंदर क्या हो जाती है, डर्ट ट्रैप हो जाती है। तो क्या कहा, वही एक हाइड्रोफिलिक एंड है जो वाटर को लव करता है, और दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड है जो वाटर को हेट करता है, पसंद नहीं करता, उससे डर लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी सारी डर्ट। तो डर्ट सारी की सारी किसके अंदर, मिसल के अंदर। और मिसल क्या है, मिसल क्या है कि जब हमारा एक एंड वाटर की तरफ मुड़ जाता है और सोप के मॉलिक्यूल्स का, और दूसरे एंड जो हैं सोप के मॉलिक्यूल्स के वो किसकी तरफ, डर्ट की तरफ। तो डर्ट अंदर कैप्चर हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, इसको कपड़े को धोते हैं, उसको रिंस करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये जो है मिसल के अंदर ही डर्ट फंसी हुई बाहर जो है वो पानी के साथ आ जाती है। मगर कभी कभी क्या होता है कि सोप जो है सॉल्यूशन के अंदर कभी कभी काम अच्छे से नहीं करता, वहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। अब जब ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसलिए जो है हमारे पास जो सोप है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता। मतलब जिस वाटर के अंदर पहले से आयंस होते हैं कैल्शियम वगैरह के, तो वहाँ पे सोप उतना कारगर नहीं होता। वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट भी लगभग जो है सोप के तरीके से ही काम करता है, मगर उसका जो एक्शन है वो हार्ड वाटर में भी हो जाता है। हार्ड वाटर कौन सा वाटर होता है, जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई पानी ऐसा होता है कि जब आप साबुन से मुंह धो रहे होते हो तो साबुन जो है वो झाग की जगह क्या बना देता है, छोटे 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 छोटे, आपको लगता है कि वो प्रेसिपिटेट बना रहा है और झाग नहीं बन रही, और साबुन चूने की तरह आपको चीज़ें बना के दिखा रहा। तो वो क्या होता है, वैसा वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर। उसमें मतलब जैसे कभी आप पहाड़ों में जाओगे तो पहाड़ों में आपको जो पानी होता है वो उसमें मिनरल्स काफ़ी डिज़ॉल्व होते हैं। तो जब आप वहाँ पे साबुन का यूज़ करते हो तो कभी कभी आपको सोप की फोम की जगह आपको क्या मिलेगा, आपको वो प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हार्ड वाटर की वजह से, क्योंकि उस पानी में पहले से क्या होते हैं, आयंस मौजूद होते हैं जो साबुन को अच्छे से काम नहीं करने देते। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे पास ख़त्म हो गया। और इसकी समरी क्या है एकदम, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की समरी बताऊँ, बाकी तो छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन करती है। क्या करती है, गेन। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लूज़ करती है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। और सब क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करते हैं। और कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन ना खो सकता है ना 4 गेन कर सकता है, इसलिए ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, और क्योंकि ये लंबी चेन्स बना सकता है, स्टेबल रह सकता है, तो इसलिए लंबी चेन बनाने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटीनेशन। कि कार्बन जो है वो लंबी लंबी चेन जो बना सकता है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटीनेशन। और उसके बाद मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या बोला कि कार्बन को आप अज्यूम कर सकते हो कि इसकी कितनी आर्म्स हैं, 4। उस तरीके से जो जो फार्मूले में दिया है उस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। और एक डंडी अगर आपने हटानी है तो उसकी जगह आप क्या लगाते हो, क्रॉस और डॉट, क्रॉस और डॉट। अगर कार्बन के बीच में ही कर रहा है और बीच में कार्बन के बीच में डंडी है वो हटानी है तो आप क्रॉस यूज़ करोगे। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डंडी है, अगर उसको हटाना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, क्रॉस और डॉट। डिफरेंट के बीच में क्रॉस और डॉट, और सेम के लिए क्रॉस और क्रॉस। और अगर
उसके बाद हमने कहा कि सोप जो है वो कैसे, उसके कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी जिसमें क्या करता है वो डबल बॉन्ड वाले को सिंगल बॉन्ड में बना देता है, फिर क्या करता है कि डिहाइड्रेशन कर देता है, और भी बहुत सारी कंबस्शन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने पढ़ी थी। जो ही आप रिवाइज़ करोगे तो आपको वो समझ आ जाएगा, क्योंकि ये सारे का सारा हमने बुक से ही पढ़ा है। फिर हमने नोमेनक्लेचर भी देखा, सिर्फ ब्रोमो और क्लोरो जो है वो हम क्या करते हैं पहले लगाते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो नाम है वो बाद में ही लगाते हैं। जैसे ब्रोमो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, सिर्फ ये क्लोरो और ब्रोमो पहले लगाते हैं, बाकी जो भी चीज़ है कीटोन है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब OL या फिर अल जो है ये लास्ट पे लगाते हैं। तो सिर्फ ब्रोमो क्लोरो जो है हम पहले लगाते हैं, बाकी अल हो गया, ऑल हो गया, ओन हो गया, YNE हो गया, ENE हो गया, ये क्या हम लास्ट पे ही लगाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कभी कभी अगर आपको डायरेक्ट से खुद से फार्मूला बनाना पड़ जाए तो वो कैसे करोगे। अब अगर आपको कभी खुद से फार्मूला बनाना पड़ जाए, जैसे आप मीथेन है, मीथेन का फार्मूला खुद से लिखना चाहते हो, इथेन का फार्मूला आप खुद से लिखना चाहते हो, ठीक है, प्रोपेन का फार्मूला खुद से लिखना चाहते हो, या फिर प्रोपीन का फार्मूला खुद से लिखना चाहते हो, या फिर प्रोपाइन का फार्मूला खुद से लिखना चाहते हो, तो वो लिखने के लिए आपके पास एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो वो फार्मूला हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला ये है, इसको मैं सिंपल वे में भी समझाऊंगा कि आपको मुश्किल ना हो। तो पहले फार्मूला समझ लेते हैं। जो एल्केन है जैसे CH4 C2H6 C3H8, ठीक है, मतलब H4 H6 वगैरह, तो उनका जो फार्मूला है उसमें क्या है कि जितने हमारे पास कार्बन के एटम होते हैं, N जो है ये हमें शो करता है जितने हमारे पास कार्बन के एटम होते हैं। तो मान लो अगर एक कार्बन है तो N की जगह कितना डाला, एक, तो तब हाइड्रोजन डबल हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डबल प्लस 2, मतलब देखो जैसे 2 × N, तो N अगर 1 है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 × N + 2, तो मतलब 2 × N, तो 1 × 2 कितना होता है 2 ही प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा C1H4, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, N की जगह हम 2 रखते हैं, C2, तो फार्मूला क्या कहता है H2 × N, तो 2 × 2 + 2, तो ये हो जाएगा C2, और H4 + 2 वो कितना हो जाएगा C2H6, ठीक है। इसको मैं आसानी से भी समझा दूंगा, आपको ये इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये मैं पहले फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन का फार्मूला है CnH2n, तो मतलब अगर 1 है तो H2 × 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 कितना होता है 2 ही, तो C1H2 फार्मूला हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर है तो बट ये सबसे पहला फार्मूला इसका ये नहीं होता, ठीक है। अगर कोई बोले क्यों ऐसा फार्मूला क्यों नहीं होता, देखो ये वाला फार्मूला हमारे पास CH2 जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास जो है मीथेन मीथीन नहीं बन सकती। देखो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन 2, तो बाकी ये 2 बाजू खाली तो नहीं रह सकती। इसका क्या मतलब, कार्बन 1 है हाइड्रोजन 2 है, तो ये खाली नहीं रह सकती। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो तब क्या बनता है ENE। तो इसलिए ये एक MCQ क्वेश्चन भी है आपका कि इसका जो सबसे पहला है, सबसे जो पहला है ENE वाला, वो मीथीन नहीं होता, वो मीथीन नहीं होता, वो डायरेक्ट क्या होता है इथीन। और उसी तरीके से एल्काइन में भी सबसे पहले मिथाइन नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही कार्बन है और एक कार्बन खुद के साथ ही डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसलिए भी कार्बन मिनिमम कितने चाहिए, एल्काइन के लिए भी 2 चाहिए और एल्कीन के लिए भी 2 चाहिए। तो ये आपका MCQ हो गया क्या, कि आपको एल्काइन और ENE के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो सबसे पहला जो इसमें एलिमेंट आएगा वो मिथाइन ना आके क्या आएगा, इथाइन आएगा या फिर इथीन आएगा। तो इसका सबसे पहला जो आएगा वो कौन सा आएगा, इथीन, और इसका जो पहला आएगा वो क्या आएगा, इथाइन, ठीक है। मतलब 2 कार्बन वाला आएगा, कितने 2 कार्बन, इसमें भी 2। तो इसकी कार्बन की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 2। तो कार्बन की अगर 2 डाली तो हाइड्रोजन क्या होगा 2 का 2 × N, तो 2 × 2 कितना हो जाता है 4, तो मतलब C2H4। उसी तरीके से एल्काइन का फार्मूला मैंने क्या बताया था, CnH2n-2, तो मतलब यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू क्या डाल सकते हैं 2, तो C2 डाला, H क्या हो जाएगा 2 × N, मतलब 2 × 2, तो वो कितना हो जाएगा 4 और -2, तो ये क्या हो जाएगा C2H2, ठीक है। बट ये तो हो गया हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड, ये तो हो गया हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड
वे, बट हमें इसको ईजी वे में भी हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं ईजी वे भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ईन अगर निकालना है आपको, किसी भी चीज़ का ईन निकालना है, कुछ नहीं करना, जितने आपके पास कार्बन है बस उसका क्या कर देना, हाइड्रोजन उससे क्या कर देने हैं, हाइड्रोजन को उसका डबल कर देना, हाइड्रोजन को क्या कर देना है, डबल। मैं थोड़ा सा साफ करके आपको समझाता हूँ, तो बिल्कुल आसानी से समझ लो आप। अब ये फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, फार्मूला मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, तो बिना फार्मूले के ये देख लो, एल्केन, एल्कीन और एल्केन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सेंटर से स्टार्ट करो। कार्बन जितने भी होंगे, मिनिमम मैंने क्या बोला, एल्कीन में 2, तो जितने भी कार्बन होंगे हाइड्रोजन को उसका डबल कर देना, हाइड्रोजन को क्या कर देना है, उसका डबल। तो C2 है तो हाइड्रोजन कितने, 4। उसी तरीके से C3 है तो हाइड्रोजन को उसका डबल, 3 का डबल कितना होता है, 6, H6। उसी तरीके से अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, इसका डबल, 8। समझ आ गया। उसी तरीके से C5 का क्या बोलोगे, आप ही बोलो, C5 तो H कितना हो जाएगा, इसका डबल कितना हो गया, H10। उसी तरीके से एल्केन डबल करना है, मगर डबल करने के बाद 2 और ऐड कर देना है। जैसे C2 है, पहले तो हाइड्रोजन को डबल करना है, तो डबल करोगे तो 2 का डबल कितना होता है, 4, मगर 4 में क्या कर देना है, 2 और ऐड कर देना है, तो 6। उसी तरीके से 3 डबल तो करना है हाइड्रोजन, मगर साथ में क्या कर देना, 2 और ऐड, 3 का डबल कितना होता है, 6, 6 में कितना ऐड करना है, 2, तो वो कितना हो जाएगा, 8। फिर उसी तरीके से C4, 4 का डबल तो करना है, वो कितना होता है, 8, और 8 में कितने ऐड कर देना है, 2, तो C4H10। उसी तरीके से C5, तो 5 का तो डबल करना है, मगर डबल में क्या ऐड कर देना है, 2, तो H12। तो जो भी एल्केन है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, एल्केन का क्या मतलब हो गया, जो भी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के कंपाउंड हैं जिनके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा। एल्कीन क्या, जो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनके साथ डबल बॉन्ड है और कोई भी साथ में अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, अगर लगा है तो आप वो नाम भी ऐड कर सकते हो। और एल्काइन क्या हो गए, जो भी कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं। तो ये समझ आ गया। एल्कीन में क्या करना है, बस डबल, हाइड्रोजन को क्या कर देना है, डबल। इसमें क्या कर देना है, डबल प्लस 2। तो शॉर्ट में क्या है, हाइड्रोजन कितनी होगी, डबल प्लस 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी होगी, डबल, कार्बन की डबल, किसकी डबल, जितने कार्बन है उसका डबल, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन डबल प्लस 2, जितने कार्बन हो गए उसके डबल प्लस 2। अल्काइन में क्या करना है, डबल माइनस 2, डबल माइनस 2, डबल माइनस 2। तो जैसे कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, पहले डबल करना है, उसमें से माइनस कर देना है। तो हाइड्रोजन का डबल कितना हो गया, 2 का डबल 4, तो 4 में से क्या कर देना है, 2 घटा देना है, तो 4 में से 2 घटाया तो C2H2। C3, तो पहले अल्काइन में क्या करना है, डबल, और डबल में से 2 घटा देना है, तो 3 का डबल कितना होता है, 6, और 6 में से 2 को क्या कर देना है, कम, तो C3H4। ठीक है। उसी तरीके से C4, पहले क्या करना है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड में डबल, तो C4, 4 का डबल कितना होता है, 8, 8 में से फिर क्या करना है, -2, तो वो क्या हो जाएगा, C4H6। उसी तरीके से C5, पहले क्या करना है, डबल, तो डबल कितना हो गया, 10, तो 10 में से फिर क्या मारना है, -2, तो वो क्या हो जाएगा, 8। तो कुल मिला के ये हो गया। एल्कीन में सिर्फ डबल, एल्कीन में क्या करना है, सिर्फ डबल। अल्काइन में क्या करना है, डबल प्लस 2, डबल प्लस 2, और एल्काइन में क्या करना है, डबल माइनस 2। ठीक है। तो आपके पास डायरेक्ट बिना फार्मूला लगाए भी आप जो है वो चीज़ें निकाल सकते हो। और यहाँ पे भी आप देखो, कार्बन से कार्बन के बीच में कितना फ़र्क है, 2 कार्बन थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, तो एक एक कार्बन का फ़र्क है। और हाइड्रोजन का कितना फ़र्क है, पहले 2 थे, फिर 4 हुए, फिर 4 से 6 हुए, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखो, कार्बन 2 से 3 हुआ, 1 का फ़र्क, 3 से 4 हुआ, 1 का फ़र्क, 4 से 5 हुआ, 1 का फ़र्क। तो यहाँ पे भी 2, इनका तो हमने पहले ही देखा था, 2 हाइड्रोजन का फ़र्क पड़ रहा है एक से दूसरे में जाने में, और कार्बन का कितना, 1। तो ये सारे के सारे जो हैं ये उस तरीके से क्या बन गए, होमोलोगस सीरीज़ बन गए। ठीक है। तो एल्केन क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड वाला, एल्कीन क्या हुआ, डबल बॉन्ड वाला, अल्काइन क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो सीधा ही अगर फार्मूला याद रखना है तो कार्बन को डबल करोगे तो क्या बनेगा, एल्कीन, डबल में +2 कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन, और -2 कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइन। तो यही चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो अच्छे से पढ़ो, रिवाइज़ करो, ये वीडियो आपके पास ही है, जितनी मर्ज़ी बार देखो, जो मर्ज़ी करो, चैप्टर रीड करो, आपकी बुक से पढ़ाया है तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। ओके, बाय।
ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो समझ आती है अच्छे से, अच्छा लगा, तो इसको फिर शेयर भी करो, ताकि फिर हमारी मेहनत जो है वो किसी और के काम भी आ सके। तो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस एंड अब हम बंद करते हैं।